बिल्कुल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अक्सर देशद्रोहियों की पहचान कर उन्हें पाकिस्तान भेजने का सुर बुलंद करने वाले बीजेपी के नेता और मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह ने कहा है कि इससे पहले कि भारत पाकिस्तान बन जाए, आबादी की बढ़ोतरी को रोकना होगा। उनका मंत्र है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, इसीलिए 2 बच्चों का कानून लागू होना चाहिए। हमारे साथ खुद गिरिराज सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर, पूछेंगे और समझेंगे कि आखिर इस राय और सोच के पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आइए आपको जरा सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने। कानून बने, ऐसा कानून जो हमारे भी 2 बच्चे, हिंदू के भी 2 बच्चे तो मुसलमान के भी 2 बच्चे, सिख के भी 2 बच्चे तो ईसाई के भी 2 बच्चे। और देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिना नियंत्रण किए हुए नहीं होगा। गिरिराज सिंह की चिंता सिर्फ परिवार नियोजन की नहीं, बल्कि संस्कृति सभ्यता नियोजन की भी है। उन्हें लगता है कि भारत में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। एक और पाकिस्तान का पूर्वाभास उन्हें हो रहा है। जैसे हमने आर्यावर्त खोया, जैसे हमने जम्बूद्वीप खोया, अब भारतवर्ष भी खोएंगे। फिर हम पाकिस्तान की तरह हमारी बेटियां स्कूल नहीं जाएगी, वो घरों में दुबकी रहेगी। हम घर से निकलने नहीं देंगे कि हमारी बेटियां असुरक्षित है। चूंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमान आबादी की बात की, इसलिए उसका सांप्रदायिक करार दिया जाना तय था। लेफ्ट ने उन्हें सांप्रदायिक कहा तो कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी में उनकी तरक्की तय है, और शिवसेना बोली कि बाला साहब ठाकरे ने तो बहुत पहले इस खतरे से आगाह कर दिया था। गिरिराज सिंह की जो चिंता है उसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। भारत में हिंदू 79.80% हैं तो मुसलमान 14.23%, ईसाई आबादी 2.30% है तो सिख 1.73% हैं। 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की वृद्धि दर 19.92% रही, जबकि मुसलमान 29.52% की रफ्तार से बढ़े। जबकि 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की बढ़ोतरी दर घटकर 16.76% रह गई और मुसलमानों की 24.60%। यानी दोनों की बढ़ोतरी दर में कमी आई है, लेकिन मुसलमानों की वृद्धि दर चूंकि ज्यादा रही है, इसलिए कमी के बावजूद वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। हालांकि संख्या और अनुपात से देखें तो निकट भविष्य में किसी दूसरे पाकिस्तान की संभावना दूर दूर तक नहीं है, जिसकी चिंता गिरिराज सिंह को खाए जा रही है। आज तक ब्यूरो। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गिरिराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या जेडीयू जो कह रही है पार्टी के तौर पर कि आपको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, क्या वाकई इस तरह के बयान के बाद पीठ थपथपाती है पार्टी, कोई नेता? पता नहीं, जदयू में बयानों के आधार पर सरकार में जिम्मेदारी दी जाती होगी, उन्हें पता होगा। मेरे बयान को किस ढंग से लोग देखते हैं, इस पर सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा होता है। कवि रामायण की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा उस शब्द को क्यों नहीं आप दिखाए? आपका चैनल केवल इस शब्द को दिखाया, इसको क्यों नहीं दिखाया कि दुनिया आज जो तरक्की की है, जो भी दुनिया में देश हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण करके तरक्की की है। मैंने ये भी कहा है, चाइना अगर तरक्की की है, दुनिया के उस पायदान पर अपने को ले जाने का काम किया है जो विकसित देशों में है, तो 79 में अगर चाइना जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया होता तो शायद चाइना ये नहीं शिखर पर पहुंच पाता। आज हमारा ही पहले का भाई, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो ठीक है, पूरी कीजिए। अगर यही आपको करना है कि आपको अपने बात पर रहना है तो मुझे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। पूरी कीजिए। आपने अगर अपना ही एजेंडा तय कर लिया है। नहीं सर, पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं। बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी जनसंख्या नियंत्रण की वकालत करता है। बगल में आप इंडोनेशिया और मलेशिया भी करता है। भारत में कौन ऐसा पा जाता है जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है? अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकसित राष्ट्र को, जैसे
चाइना, यूरोप के सारे देश, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने किया है। भारत में भी मैं चाहता हूं कि देश में इस पर बहस हो कि देश एक कानून बनाए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बराबर हों। इसे धर्म के चश्मे से ना देखें, इसे राजनीति के चश्मे से ना देखें, मेरा यही अपील है। लेकिन आप लोग दिखाएंगे उसी पोर्शन को जिसमें धर्म और राजनीति को दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे विकास से जोड़ करके देखें। एक तरफ विकास की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे तरफ मैं सामाजिक समरसता की भी बात कर रहा हूं। मैं छुपा के बातों को नहीं रखता। ये दोनों जरूरी है देश के लिए। सामाजिक समरसता भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। अब अगर आप मेरे दो सवालों को लें तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपके उदाहरण ही बड़े सीमित हैं, बहुत सीमित है गिरिराज जी। आप चीन का उदाहरण दे रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है वहां। आप जिन देशों का इधर बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया का उदाहरण दे रहे हैं, बड़े ही सीमित देश हैं और हिंदुस्तान उनसे कहीं आगे है। मेरा सवाल आपसे यह है कि विश्व का कोई भी बड़ा लोकतंत्र नहीं तय करता है कि उसके नागरिक के कितने बच्चे होंगे। सवाल नंबर 2 जिस पर मैं आना चाहती हूं, जब आप ये कहते हैं, जब आप इस मुद्दे को जोड़ते हैं महिलाओं की सुरक्षा से, तो आप कहते हैं कि हमारी बेटियां नहीं जा पाएंगी। हिंदू हित में यह होना चाहिए। अब सर, जब आपने शपथ ली थी तब तो यह कहा नहीं था कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए मंत्री बनूंगा। आपने तो जब शपथ ली थी तो आपने कहा था कि बिना डर, पक्षपात, राग या द्वेष के मैं काम करूंगा। तो फिर क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ आप में द्वेष है? दोनों सवालों का जवाब ए और बी। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके मैंने अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में हैं या पक्ष में। मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब मैं नहीं समझता हूं कि आप कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में हैं। तो जब आप जनसंख्या कानून के नियंत्रण के विरोध में नहीं हैं, क्या जरूरी नहीं है जब देश में 4 लेन की सड़कें स्वीकृत होता है और किसी राज्य के, किसी गांव के, किसी कस्बे को होकर के 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जब वो 4 लेन की सड़कें बनने को तैयार होता है, तो 8 से 10 साल लग जाते हैं। तब तक उस पर 8 लेन की आबादी का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे संसाधन सीमित हैं। 1966 में प्रति व्यक्ति 0.20 हेक्टेयर जमीन था। 2011 में प्रति व्यक्ति 0.10 हेक्टेयर हो गया। तो ये आबादी बढ़ते जाएगा, संसाधन हमारे सीमित होंगे। इस पर आप जैसे लोगों को बोलने में क्या दिक्कत है? क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हम दिल्ली के अंदर हमने मेट्रो चलाया, आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि आज वो छोटा पड़ रहा है। तो हम जब कोई भी कानून, कोई भी सुविधा देते हैं तो उस पर ये मान के चलते हैं कि एक अनुमान करते हैं कि जनसंख्या, और इस देश में जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं मानते, चाहे कोई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, सभी को मानना चाहिए। इसमें कौन सी खराबी की बात? मोदी जी मानते हैं? मोदी जी बेचारे तो पूरा मानते हैं। काहे के लिए आप मोदी जी के लिए चिंतित हैं? आप अपने विषय में बताइए ना कि आप मानती हैं कि नहीं मानती। आप ये बताइए ना सर कि आपकी सरकार कब ला रही है? सरकार आप है सर, सत्ता आपके हाथ में है, कानून आपको लाना होगा, तो बता ही दीजिए देश को लगे हाथ की कब लाइएगा गिरिराज जी? अंजना जी, हाँ सर। अंजना जी, देश का दुर्भाग्य है जब इस देश का विपक्ष की रवैया ऐसा हो कि जीएसटी बिल जो देश के हित में वो पास नहीं हुआ, लैंड बिल हमें वापस लेना पड़ा। इस देश में विपक्ष की भूमिका जिस तरह से है, मैंने देश के सामने एक विषय रखा हूं, एक गिरिराज के नाते रखा हूं। गिरिराज भी है, केवल मैं मंत्री नहीं हूं, एक देश का नागरिक भी हूं। नागरिक के नाते मैं देश से अपील कर रहा हूं, अगर इस बहस को आप उचित समझते हैं तो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अगर नहीं मेरे वक्तव्य से, नहीं मेरे मत से सहमत है तो जो हो रहा है जो होगा। जो मैं कह रहा हूं कि देश में कड़े कानून की जरूरत है, विकास के लिए भी और सामाजिक समरसता के लिए भी। हिंदू हित, एक मंत्री सिर्फ एक धर्म और उस धर्म के लोगों के हित की बात कैसे कर सकता है जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है? देखिए साहब, समाज में सब लोग हैं। मैं ये शपथ लेते वक्त ये कहां कहा था कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं?
मैं ये भी तो नहीं कहा था। लेकिन ये तो कहा मेरा था ना सर निवेदन कि है बिना मीडिया राग और से, द्वेष खास के करके करूंगा, यानी ना किसी मेरा से प्यार निवेदन है करूंगा ना मीडिया और किसी से खास नफरत करके करूंगा। आपके मीडिया से। सर आपने ये तो कहा था ना बिना हाँ, तो राग मैं और द्वेष, नफरत कर रहा हूं मैं तो मतलब ना प्यार ना द्वेष। मैं तो अपने हित की बात, हाँ तो प्यार और द्वेष हम अपने हित की बात भी ना करें, नहीं अपने सर, हित की बात ना कहें, अगर अपने बच्चों की बात ना कहें, अपने बेटे बेटियों की बात ना कहें, दूसरे के हित का ख्याल। फिर सवाल सिर्फ इतना है कि हिंदू हित में अपना दायरा सीमित क्यों करना चाहते हैं आप? यही वो लालसा है जिस पर जेडीयू अटैक करता है या तमाम पार्टियां। सुनिए ना सर सुनिए ना गिरिराज जी, ये एक सेकंड सर। हाँ। ये इसी तो आपकी सोच पर वो हिट करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू हित, हिंदू हृदय सम्राट जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर उभरे, आपका भी वही टारगेट है, डेप्यूटी पीएम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं डिप्टी पीएम बनना चाहता हूं, ना डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं। मैं जरूर सच कहने की इच्छा जरूर रहती है। हाँ। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपके चैनल को केवल मेरे वक्तव्य में अच्छे चीज नहीं दिखाई देते हैं, शुरू से मैं देख रहा हूं। आप उन्हीं चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जब विकास की बात करता हूं तो उस पर बहस, उस एंगल पर, उस पॉइंट पर आप नहीं बताते कि आज पर कैपिटा जमीन घट रहा है और पर कैपिटा रोजगार जो होगा वो घटेगा कि नहीं घटेगा। हिंदू को भी घटेगा, मुसलमान को भी घटेगा। आज पानी की किल्लत होगी, हिंदू को भी होगा, मुसलमान को भी होगा। हर चीज को मजहब के दायरे में क्यों देखना चाहती है आपकी मीडिया? सर हमारी प्राथमिकता तय करने में आपकी दिलचस्पी से मैं काफी इंप्रेस्ड हूं, प्रभावित हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे आज भी यही रहेगा कि जब भी देश का कोई मंत्री किसी एक धर्म विशेष या किसी नए कानून की बात करेगा सर, तो सवाल तो उसी पर पूछेंगे। सवाल यह है कि हम धर्म के आईने से देख रहे हैं या आप धर्म के संकीर्ण रास्ते में होकर गुजरना चाहते हैं? और आप बात बात पर कहते हैं कि जो मोदी जी का समर्थक नहीं है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान प्रेम तो जरा समझा दीजिए आज देश को गिरिराज जी। बिल्कुल, मैं फिर आपसे पहले भी कह चुका हूं, चुनाव के समय भी आपने प्रश्न किया था। हाँ। और आज भी मैं आपसे निवेदन, फोल्डेड हैंड निवेदन कर रहा हूं। मेरी बातों को जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ के रखा, मैं पागल नहीं हूं जो कहूंगा कि जो वोट नहीं देगा इस लोकतंत्र में वो पाकिस्तान चला जाए। इसलिए मेरा निवेदन है उस विषय को, मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि अभी आपको बयान दे रहा हूं और मैं पैरेलल उसको रिकॉर्ड करूं, और कौन फिर तोड़ मरोड़ के देता है और फिर अपनी बातों को रखता है। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है फोल्डेड हैंड को उस बयान को उसी रूप में रहने दें और देखें कि कौन सच बोला है और किसने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। गिरिराज सिंह पागल नहीं है। अगला सवाल, क्या ऐसी बात करने पर जो वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के हैं गिरिराज जी, कुछ तो आपको बोलते होंगे, पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि सामने आने पर उनसे पूछने से कहते हैं नहीं, हम तो लोगों को कहते हैं कि डर के, समझ के, सोच के अपना बयान दीजिए। क्या पीठ थपथपाते हैं आपकी? कुछ तो बोलते होंगे। ये आपको हमने पूछा है कि आप जब घर से निकलती हैं तो आपके परिवार में आपको लोग कितना डांट पिलाते हैं या तारीफ करते हैं? सर हम मंत्री थोड़ी ना है भारत सरकार की, देश की सत्ता, देश की सरकार, देश का प्रशासन थोड़ा ना मेरे हाथों में है, वो तो आपके हाथ में है सर। नहीं, आपने पार्टी की बात, सीनियर नेताओं की बात कहा, तो सीनियर नेता क्या किस विषय पर मुझे कहते हैं उसका ज्ञान मुझे है, और जब कहते हैं तो उनका पालन भी मैं करता हूं। क्या आपकी सरकार ऐसा कोई कानून लाएगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, उससे पहले आपका इस पर जवाब, क्या वाकई कानून ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो कब ला रहे हैं? मैं देश से अपील कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं एक नागरिक के नाते देश से अपील कर रहा हूं कि आज 2 कमरे आबादी के आधार पर जब दिल्ली से सैंक्शन होता है, गांव जाते जाते उस पर 4 कमरे की आबादी बढ़ जाती है। इसलिए देश के विकास के लिए और देश के सामाजिक समरसता के लिए, दोनों के लिए जरूरी है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की। ठीक है सर, आपकी इसी बात के साथ गिरिराज सिंह जी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, गिरिराज जी अंत में बस 2 सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। लोग कहते हैं कि गिरिराज जी इसलिए ये सब बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का हाथ है उन पर, सच है? बिल्कुल, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने आपसे बार बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट करता हूं
मैंने देश के लोगों से अपने मन की बात कहा है, दिल की बात कहा है, जो मैंने महसूस किया एक नागरिक के नाते, वो मैंने कहा है। न प्रधानमंत्री से पूछता हूं और न पूछा हूं, मैं एक नागरिक के नाते ये बातें रखा हूं। अगर आप ही से पूछूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होनी चाहिए कि नहीं, तो आपका क्या मत होगा? देश के नौजवानों से मैं पूछता हूं कि आपका क्या होना चाहिए। मैं तो अब आजकल सबसे पूछ रहा हूं, ये कौन सा गुनाह मैं कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। दुनिया, आपने कहा कि चाइना का उदाहरण दे रहे हैं, आप बताइए ऑस्ट्रेलिया लागू किया है कि नहीं, जापान किया है कि नहीं, कोरिया किया है कि नहीं, अमेरिका में जनसंख्या नियंत्रण कानून है कि नहीं, इंग्लैंड में है कि नहीं। जब दुनिया के सारे विकसित देशों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, तो हमें भी उस मंत्र को अपनाने में कौन सा कष्ट है? गिरिराज जी, क्या बांग्लादेश? जी ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। चलते चलते बस एक और आखिरी सवाल है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप कहते हैं कि हिंदू हित में यह करना जरूरी है, तो क्या आप एक धर्म को एलियनेट नहीं करते हैं? क्या बतौर मंत्री गिरिराज सिंह जी को सिर्फ हिंदू लड़कियों की चिंता होनी चाहिए? क्या अगर कोई अन्य धर्म की लड़की या महिला असुरक्षित है, तो वो आपकी चिंता में उसी जगह पर नहीं होना चाहिए प्रायोरिटी में? बिल्कुल आपने सही प्रश्न की है अंजना जी, कि मैं हिंदुओं की लड़कियों की चर्चा की। अगर दूसरे धर्म में भी हमने सर्वधर्म समभाव के लिए, हमने सभी धर्मों के लिए संकल्प लिया है, शपथ लिया है, लेकिन क्या हिंदू सर्वधर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है, तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप लोग कह दीजिए कि सर्वधर्म में हिंदू नहीं आता है, हिंदू को छोड़ करके अगर आप बात करेंगे तब सर्वधर्म होगा, तो मैं आगे आपकी बातों को लूंगा संज्ञान में, फिर चिंता करूंगा कि क्या करना चाहिए। मैंने तो सर्वधर्म की ही बात कर रहा हूं। अगर दूसरे धर्म के किसी लड़कियों के साथ ऐसी घटना घटने की उम्मीद होती, घटती हुई जनसंख्या होती, तो मैं वो भी चिंता करता। क्या आज चर्चा नहीं होती है कि ईरान में पारसी थे, नहीं रह गए? क्या दुनिया में चर्चा नहीं होती है? क्या पाकिस्तान की चर्चा हम यहां ना कंपेयर करें, लेकिन पाकिस्तान बंटवारा हुआ भारत से ही बट के गए। स्वाभाविक है, लोग चर्चा करते हैं कि हम इतने परसेंट गए थे, आज ये हो गए, हम यहाँ इतने थे, इतने हो गए, आज हम। तो ये चर्चा अगर होती है और उस चर्चा को अगर आप एक छोटे से दायरे में बंद करके और उसे एक धर्म से जोड़ देते हैं, तो मुझे दुख होता है। मेरा निवेदन है कि हिंदू को भी आप सर्वधर्म समभाव में लें, हिंदू को सर्वधर्म से अलग ना करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि जो दलीलें आप दे रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वो वाकई धर्म की संकीर्ण गलियों से गुजरकर ठहर ना जाए। सवाल यह है कि लोकतंत्र में बहस और चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए, लेकिन धर्म के इर्द गिर्द अगर उसे समेट दिया जाएगा तो ये बुरा होगा। और हां, हिंदुस्तान को कोई एक व्यक्ति या फिर कुछ लोग अपने बयानों से पाकिस्तान में कभी नहीं बदल सकते। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात उत्तराखंड की होगी। जी हां, मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सारी कोशिशें कानून की चौखट पर दम तोड़ चुकी हैं। हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाने का फैसला सुनाते हुए 29 तारीख को हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करने को कहा है। गाज तो सबसे ज्यादा उन 9 बागियों पर गिरी है जिन्होंने दल बदलू खेल में हाथ तो डाले, लेकिन कोर्ट ने संवैधानिक पापी ठहराते हुए सभी की सदस्यता रद्द कर दी है। फैसले के बाद हरीश रावत की बैठक हो रही है। इस वक्त दिल्ली से देहरादून तक सियासी हलचलें तेज हो गई है। इधर अमित शाह के घर जेटली राजनाथ माथापच्ची कर रहे हैं, तो देहरादून में बीजेपी ने सारे विधायकों को तलब किया है। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले की बाट जो रहे कांग्रेसी समर्थकों की बाछें खिल गई, चेहरे पर जीत की रौनक पसर आई। नारे शुरू हुए तो लोकतंत्र की जीत से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हरीश रावत की जय जयकार पर जाकर रुके। मैं न्यायालय का बहुत आभारी हूं
कि उन्होंने इस पर मरहम लगाया, उस भावना को, वो गहरे घावों पर। और ये जीत हमारी नहीं है, ये देश के सारे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है। उत्तराखंड में सियासी कशमकश को आखिरकार खत्म करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र के लगाए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया और केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि 9 बागी विधायकों को अपनी सदस्यता गंवाकर संवैधानिक पाप करने की कीमत चुकानी होगी। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का दिन तय किया। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक फैसला और सत्य की जीत करार दिया, तो बीजेपी ने कहा कि अदालत के रुख से पहले दिन से ही इस फैसले की उम्मीद थी। हमारा हौसला बढ़ा है कि ये प्रयत्न लोकतंत्र को नष्ट करने के अन्य विभिन्न प्रदेशों में अब रुक जाएंगे। हमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि 3 दिन से जिस प्रकार बेंच से टिप्पणियां हो रही थी उससे लग रहा था कि निर्णय अपेक्षित है। 71 सीटों वाले उत्तराखंड विधानसभा में 9 सदस्यों की सदस्यता रद्द होने के बाद बहुमत के लिए कांग्रेस को 31 विधायकों की दरकार है, जबकि हरीश रावत समर्थक विधायकों की संख्या 33 है। इस लिहाज से वो 29 अप्रैल को बहुमत साबित कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। पिछले 2 दिनों से जारी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के तेवर से साफ लग रहा था कि वो इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ है। अदालत ने बुधवार से आज तक की सुनवाई के दौरान कुछ तल्ख टिप्पणियां की। ये किसी राजा का फैसला नहीं है जिसे अदालत देख नहीं सकती। यही हमारे संविधान की आत्मा है। राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं। क्या आपको एक पक्का निर्देश नहीं मिल सकता? कल आप राष्ट्रपति शासन को हटाकर किसी को भी न्योता दे सकते हैं। ये तो न्याय का मजाक उड़ाना होगा। उत्तराखंड में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मीम अफजल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के KTS तुलसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, पहला सवाल। आज बहुत मुश्किल परिस्थिति में बैठे हैं आप। संवैधानिक पाप कहा है इसे हाईकोर्ट ने, इसका अर्थ समझते हैं सर आप? नहीं, मैं बिल्कुल अर्थ समझता हूं और कोई मुश्किल परिस्थिति में नहीं बैठे हैं। आप देखिए, जो उत्तराखंड का केस रहा है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, वो अपने आप में मैं कहूंगा एक अलग किस्म का केस रहा है। आप शुरू से ही देखिए, पहले दूसरे वाले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच पे पास जब गए थे तो किस प्रकार का निर्णय आया था कि 9 लोग, जिसको आज डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो 9 लोग भी वोट दे सकते हैं, बाकी लोग भी वोट देंगे, दोनों का वोट अलग अलग रखा जाएगा। उस दिन भी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी। और याद रखिए, ये न्यायिक पड़ाव है, ये अंतिम फैसला नहीं है, प्रक्रिया अभी जारी है। आपने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से जब तक अंतिम टिप्पणी न्याय का नहीं आता है तब तक इसे पड़ाव के रूप में ही देखना चाहिए। लास्ट में इतना कहूंगा, आप देखिए, आप अगर उत्तराखंड को माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के देखेंगे तो क्या पाएंगे? उत्तराखंड में करप्शन हुआ, उत्तराखंड में आपसी वैमनस्य रहा। किसके बीच में? कांग्रेस में ही। आपस में ही कांग्रेस के लोग लड़े, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग नहीं लड़े। कांग्रेस में आपसी वैमनस्य के कारण 9 लोगों ने डिवीजन ऑफ वोट की डिमांड की। अब स्पीकर का रोल क्या है? वो डिवीजन ऑफ वोट मांगने के पश्चात भी, याद रखिए, गवर्नर तक को डिवीजन ऑफ वोट लिख के दिया गया, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो राज्य 1 अप्रैल 2016 के बाद वित्तहीन अर्थात फाइनेंसलेस हो जाता है। स्वाभाविक रूप से किसी राज्य में पैसा ही नहीं हो, उसका बजट ही नहीं रहे, क्या केंद्र चुपचाप बैठी रहेगी? एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लूं सर आपसे? और मैं 10 सेकंड में एंड सर, 1 सेकंड सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। होता क्या है ना, सिंपल सवाल मैंने पूछा, आपने उसका जवाब छोड़कर सारा जवाब दे दिया। क्या इस देश में जो हाईकोर्ट है सर, हाईकोर्ट है, उसकी बात का सम्मान करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। हाईकोर्ट की बातों उसी का हाईकोर्ट ने कहा, इसमें कोई दो मत नहीं। उसी हाईकोर्ट ने कहा, उसी हाईकोर्ट ने जिसकी बात को आप सिर्फ पड़ाव बताना चाहते हैं, बोलने भी दीजिए। उसी हाईकोर्ट ने, सर थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी हाईकोर्ट ने कहा संवैधानिक पाप। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर केवल सीसैट के एग्जाम में होता है। यहाँ पे मैं अपने तरीके से अपने विषय को रखूंगा। मैं कोई IAS के एग्जाम में नहीं बैठा हूं कि ऑब्जेक्टिव यस नो ABCD का उत्तर दूं। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। हर सवाल जवाब देंगे, लेकिन आप जवाब कुछ और देने लगते हैं ना। आप इस बात का जवाब दीजिए ना सर
सर कि बिल्कुल नहीं। संवैधानिक पाप कहा है, क्या आपको इस बात का एहसास है? अगर मैं भागूंगा जनता मुझे पनिश करेगी। संबित जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप सिर्फ हाईकोर्ट की बात को एक पड़ाव कहकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पाप कहना बहुत बड़ा सबक है एक ऐसी सरकार के लिए जिसने कहा था कि हम इस देश में हर सूरत में लोकतंत्र को सर्वोच्च रखेंगे। आप नहीं, जितने भी मंत्री हैं सबने शपथ खाई थी कि इस देश में संविधान को हम सबसे ऊपर रखेंगे, उसकी शपथ लेते हैं। अब सर ऐसा होगा तो ये आपके लिए एक सबक है या नहीं है सर? है या नहीं है? मैं इसका उत्तर देता। आपने कहा कि मैंने जब कहा कि न्यायिक पड़ाव मात्र है, तो क्या मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का? बिल्कुल सम्मान करते हैं, और कोर्ट के जजमेंट पे डिस्कशन और डिबेट भी होना चाहिए। एक ऐसी पार्टी मेरे साथ बैठी है आज, कांग्रेस, जो हमसे सवाल पूछ रही है। आपको याद होगा आज से ठीक 2 महीने पहले खुद इनके विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर भारद्वाज साहब ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब 2005 के बिहार का प्रेसिडेंट रूल आया था तो सोनिया जी ने मुझे भेजा था वाईएस सबरवाल मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप जाके कहिए कि आप कांग्रेस के हक में, सेंटर के हक में बताइएगा, वरना आपकी नौकरी नहीं रहेगी। जवाब ले लेते। सोचिए, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, याकूब मेमन के मारे जाने पर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को दरवाजा खोलती है, उसके बाद याकूब मेमन को फांसी होती है और इनके लोग कहते हैं कि स्टेट मर्डर हो गया। हमने ऐसा कुछ कहा क्या? हमने कहा कि इस पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, मीम अफजल जी। देखिए अंजना जी, समित पात्रा के अंदर ये खूबी है कि वो हर बात को सोनिया जी और राहुल जी की तरफ मोड़ देते हैं और उनके सर पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। आज बात उत्तराखंड की हो रही है, उन्होंने अभी भारद्वाज साहब का नाम लिया। भारद्वाज साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और अभी तक तो हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज बहुगुणा जी के बारे में नहीं करूँगा। बहुगुणा जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने अभी तक नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का अभी क्लैरिफिकेशन आया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बहुगुणा जी कह रहे हैं सर, ये तो इससे अंदाजा कानूनी होता रास्ता है ना कि उनके भारतीय पास। जनता पार्टी कौन सा, ये कानूनी रास्ता तो है ही ना उनके पास। अब तो उनके पास उस पे चर्चा को बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर वो जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। अगर वो जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। ठीक है। लेकिन आपने जो देखा, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जब कभी एक होता है ना, ज़बान खल्क को नक़ारा खुदा समझो, बड़ा मशहूर ये एक मिसरा है किसी शायर का कि जो ज़बान से लोग बोल रहे हैं उसको समझो कि वो हक़ की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। आज जैसे ये फैसला आया, मैं देख रहा था सारे टीवी चैनल्स में देख रहा था, एक जुमला सबका कॉमन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज़बरदस्त धचका लगा है, जबरदस्त झटका लगा है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि आप लोग कहाँ खड़े हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाता। हाँ, लेकिन पन्ने तो सबके याद रखे जाएंगे ना सर। हैं, मैं भी कर सकता हूं। पन्ने तो सबके याद रखे जाएंगे ना, आपके भी जो आपने 10 साल तक भरे हैं और उनके भी जो वो भरने की शुरुआत कर रहे हैं। केटीएस तुलसी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, वरिष्ठ वकील आप सुप्रीम कोर्ट के। बहुत सख्त रुख अपनाया है इस पर हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जी हाँ, बिल्कुल खुला है। अंतिम फैसला वही होगा। हालांकि जो मैंने जजमेंट तो नहीं पढ़ी है, मगर जो मीडिया में एक्सर्प्ट्स आए हैं उनके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो 9 जज बेंच है वो एसआर बोम्बई के केस में, उसके मुताबिक है। 2 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं बहुत चौंका देने वाली हैं। एक तो पहली ये कही कि मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन। ये ब्रोकन डाउन तभी होती है जब पार्टी बहुमत असेंबली में खो जाए। और ये कहते हैं कि ब्रोकन डाउन वैसे नहीं हो सकती है। दूसरी एक और टिप्पणी जो उन्होंने की है कि राज्यपाल की रिकमेंडेशन नहीं थी, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ऑर्डर ड्राफ्ट करके भेजा और राज्यपाल को दस्तखत करने के लिए, और उसके ऊपर दस्तखत किए गए, तो राज्यपाल की इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं थी। ठीक है, ठीक है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये गंभीर है। और संबित जी, इस पर आपका जवाब और ये भी कहा, जी जल्दी से। मैं जवाब। और ये भी कहा कि अराजकता, अगर अराजकता का माहौल है, अराजकता का माहौल हरियाणा में था, ठीक है, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। जहां पे कई दिन, 4-5 दिन
सरकार ही नहीं थी। इस पर संबित पात्रा का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिशियल नहीं था, पुलिस नहीं। ठीक है, मैं सब पे उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, जहां तक राज्यपाल का सवाल है, जैसे किसी और ने पूरा बयान नहीं पढ़ा, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मगर एक पोर्शन जो मैंने पढ़ा है वो आपसे साझा कर दूं। राज्यपाल को लताड़ते हुए, गवर्नर को डांटते हुए कोर्ट ने कहा है कि आप 28 तारीख तक का डेट क्यों दे रहे थे, जबकि आपको 19 तारीख का ही डेट दे देना चाहिए था। आप इतना लंबा समय क्यों दे रहे थे, यह भी कहा गया है। दूसरी बात, आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं ये बड़े सीरियसली कह रहा हूं, ये कहती है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। और जब हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उल्टा सीधा कहा जाता है वो राजा है और उनको इस प्रकार से नहीं बिहेव करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत सख्त और तल्ख टिप्पणी है। इसको एक्सपल्ज जरूर होना चाहिए, और जो बड़ी कोर्ट में ये विषय जाएगी तो बड़े कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। थर्ड, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, आज रिलीफ मिला है हरीश रावत को, आप लोग मानते हैं, मगर जिस सीडी में हरीश रावत स्टिंग के माध्यम से पैसा का आदान प्रदान कर रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो प्रूव्ड है कि वो सच है। तो स्वाभाविक रूप से करप्ट आदमी को रिलीफ मिला है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ कभी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का संविधान, भारत का संविधान कभी भी करप्ट लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीफ प्रदत्त कर ही नहीं सकता। संबित जी, पता नहीं, मतलब आप डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन संविधान की समझ आप किस तरह से आगे ले जाएंगे? क्योंकि अगर कोई किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी सरकार गिरा दी जाए, ये तरीका संविधान नहीं बताता है। ए, बी, 71 वहां पे कुल विधायक है। अगर वो भ्रष्टाचार से खरीद फरोख्त हो रहा हो विधायक का, अब देखिए केटीएस जी बैठे, पूछिए अगर पैसे तो से भ्रष्टाचार 9 बागी विधायकों को हटा दिया ना सर। अब आप गणित समझिए ना, कि 71 वहां पर विधायक, 9 निकल गए बागी जिनको वॉश कर दिया कोर्ट ने। एक सेकंड सर, बच गए वहां पर 61, स्पीकर हट गए, स्पीकर के हटने के बाद 61 बचे। ठीक है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं आंकड़ा, स्पीकर के हटने के बाद बच गए 61। अब आपको चाहिए उनको बहुमत के लिए 31 है, उनके पास 33। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा प्रकरण जो उत्तराखंड में किया, मुंह के बल गिरा केंद्र सरकार के लिए। इस बात को तो मानेंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि मुंह के बल गिरा केंद्र सरकार। 1 अप्रैल 2016 से उत्तराखंड के पास बजट नहीं रहती, क्या केंद्र सरकार हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती? आप इस जजमेंट को तुलसी जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन। मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड जल्दी से, इस पर रिएक्ट कर लेंगे। जजमेंट में कहा गया है कि मार्च 18 को जो हुआ अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर, सरकार तो उसी दिन गिर जानी चाहिए थी। यह भी हाईकोर्ट तुलसी साहब जल्दी से रिएक्शन, एक लाइन नहीं आ रहा है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे कही जा सकती है। तुलसी जी जल्दी से। देखिए, ये कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन साबित हो गया। किसने साबित किया? बीजेपी ने साबित कर दिया। जो लेबोरेटरीज, FSL लेबोरेटरीज जो भारत में हैं, जो लोग जेल में बैठे रहते हैं 2-2 साल 3-3 साल तक रिपोर्ट नहीं आती, इन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मंगवा ली। बीजेपी का क्या अधिकार है इसके ऊपर? ठीक है, चलिए आपकी इसी बात के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने IPL के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि IPL के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.